हम्म कल्पना कीजिए कि किसी दुर्घटना में किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी बहुत बुरी तरह टूट जाए। जो कि एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। बिल्कुल। और डॉक्टर कहें कि भाई बिना एक बहुत बड़ी सर्जरी के वो व्यक्ति कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन वो इंसान सर्जरी कराने से साफ मना कर दे। सिर्फ इस भरोसे पर कि उसके विचार उसे ठीक कर देंगे। एग्जैक्टली सिर्फ इस भरोसे पर कि उसके विचार उसकी टूटी हुई हड्डियों को वापस जोड़ देंगे। मतलब पहली बार सुनने में तो ये किसी चमत्कार या कह लें किसी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम विज्ञान की दुनिया से निकलकर किसी अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। हाँ, एकदम। और ये प्रक्रिया ना बहुत स्वाभाविक है। मतलब हम इंसानों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें। सही बात है। मतलब हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई रेखा साफ दिखती है। हुँ। फिर उस पर प्लास्टर लगता है या सर्जरी होती है। ये एक यांत्रिक नजरिया है। जो हमें सुरक्षित महसूस कराता है। हाँ, तो ये तय करना कि विचारों की सीमा कहाँ खत्म होती है और शरीर की भौतिक शुरुआत कहाँ से होती है, ये हमेशा से ना चिकित्सा विज्ञान के लिए एक बहुत जटिल पहेली रहा है। और आज के इस गहन अध्ययन का मकसद इसी पहेली को सुलझाना है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं जिनमें कई मेडिकल केस स्टडीज़, कुछ किताबें और रिसर्च पेपर्स शामिल हैं, वो सब इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। हम्म। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव किसी इंसान को बीमार कर सकता है। लेकिन अगर ये सच है, तो क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? मतलब क्या हमारे विचार किसी बीमार शरीर को ठीक कर सकते हैं? हाँ, क्या वो हमें शारीरिक रूप से ठीक कर सकते हैं? हम्म। और हम इसे किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि इसके पीछे के ठोस जैविक विज्ञान के नज़रिए से समझेंगे। वो ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, हम्म, क्योंकि अगर कोई अदृश्य विचार शरीर के अंदर कोई भौतिक बदलाव ला रहा है तो उसके पीछे न्यूरोलॉजी और एंडोक्राइन सिस्टम की एक बहुत ही स्पष्ट कार्यप्रणाली होनी चाहिए। कुछ तो ठोस होना चाहिए। बिल्कुल, कोशिकाओं के स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटित हो रहा होगा जिसे हम विज्ञान की भाषा में समझा सकें। तो चलिए सीधे उस घटना से शुरुआत करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। हमारे स्रोतों में कुछ किताबों में एक बहुत ही चौंकाने वाली केस स्टडी दी गई है। वो ट्राइथलॉन वाली। हाँ, बात एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने 20 के दशक में था। वो एक एथलीट था और एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। हम्म। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी के 6 वर्टिब्रा मतलब 6 मनके एक साथ टूट गए थे। बाप रे, रीढ़ की हड्डी के 6 मनकों का टूटना कोई सामान्य चोट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का मुख्य मार्ग है। वहां से शरीर के हर हिस्से को संदेश जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर का पूरा नियंत्रण खो जाने की संभावना रहती है। जाहिर है। डॉक्टरों ने तुरंत एक बहुत बड़ी सर्जरी की सलाह दी। इसे हैरिंगटन रॉड सर्जरी कहा जाता है। हाँ, जिसमें रॉड डाली जाती है। हाँ, इसमें गर्दन के ठीक नीचे से लेकर रीढ़ के आखिरी सिरे तक धातु की एक लंबी रॉड डाली जाती है और इस रॉड को नट और बोल्ट से रीढ़ की हड्डी के साथ कस दिया जाता है ताकि वो हिले नहीं। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। लेकिन इस सर्जरी का मतलब ये था कि उस व्यक्ति का एथलेटिक जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाता। और यहीं पर उस व्यक्ति ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। और उसने सर्जरी से मना कर दिया। हाँ, उसने सर्जरी कराने से साफ इनकार कर दिया। ये एक ऐसा फैसला है जिसके लिए किसी भी इंसान को अपने शरीर की कार्यप्रणाली पर बहुत गहरा और अटूट विश्वास होना चाहिए। अपने शरीर की सहज बुद्धि, जिसे अंग्रेजी में इनेट इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे जुड़ेगा। ऑटो पायलट सिस्टम। हाँ, ये वो ऑटो पायलट सिस्टम है जो हमारे बिना सोचे हमारे दिल को धड़काता है, खाना पचाता है। उसका मानना था कि जिस शक्ति ने शरीर का निर्माण किया है, वही शक्ति उसकी मरम्मत भी कर सकती है। और दूसरा संकल्प क्या था? दूसरा संकल्प ये था कि वो अपने दिमाग में आने वाले किसी भी विचार को बिना जांचे परखे गुजरने नहीं देगा। अच्छा। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जिस आर्किटेक्ट ने घर बनाया है उसी पर घर की मरम्मत का पूरा भरोसा करना। लेकिन एक बात सोचिए, हर एक विचार पर पहरा देना कितना मुश्किल रहा होगा। 6 मन के टूटे हैं, कोई छोटी खरोच नहीं है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि विचारों पर पहरा देने का संबंध सीधे तौर पर हमारे शरीर के रसायनों से जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? उन स्रोतों के अनुसार पहले 6.5 हफ्ते उस व्यक्ति के लिए
किसी आत्मा की अंधेरी रात यानी डार्क नाइट ऑफ द सोल से कम नहीं थे। वो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा रहता था। चुनौती कुछ करने की नहीं थी, चुनौती विचारों को रोकने की थी। जब भी उसका ध्यान भटकता और वो सोचता कि क्या मेरी बाकी की पूरी जिंदगी एक व्हीलचेयर पर गुजरेगी, जो कि बहुत ही स्वाभाविक विचार है ऐसी हालत में। बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही वो ये सोचता उसका दिमाग तुरंत एक खास तरह की प्रतिक्रिया देता था। मतलब उस एक विचार का शरीर पर कोई भौतिक असर होता था? बहुत गहरा असर। जब भी वो व्हीलचेयर के बारे में सोचता उसका दिमाग शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे तनाव के हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता। बाप रे। विज्ञान हमें बताता है कि शरीर का अपना कोई तार्किक दिमाग नहीं होता। शरीर ये नहीं जानता कि व्हीलचेयर सिर्फ भविष्य की एक कल्पना है या महज एक विचार है। शरीर को लगता था कि वो स्थिति अभी घट रही है। बिल्कुल, शरीर को लगता था कि वो एक बहुत बड़े तनाव से गुजर रहा है, और जब शरीर तनाव में होता है तो वो अपनी सारे ऊर्जा कोशिकाओं की मरम्मत या हड्डियों को जोड़ने से हटाकर उस तनाव से निपटने में लगा देता है। मतलब हीलिंग प्रोसेस रुक जाता है। हाँ, हीलिंग प्रोसेस पूरी तरह रुक जाती है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब अगर वो इंसान व्हीलचेयर के बारे में सोचकर तनाव महसूस कर रहा था तो असल में वो अपनी हीलिंग प्रोसेस को खुद ही ब्लॉक कर रहा था। एग्जैक्टली। शरीर की ऊर्जा हड्डियों को जोड़ने के बजाय उस काल्पनिक तनाव से निपटने में खर्च हो रही थी। सटीक विश्लेषण है आपका। जब भी वो ऐसा कोई विचार सोचता उसे अपनी मानसिक प्रक्रिया फिर से शून्य से शुरू करनी पड़ती थी। बहुत थका देने वाला काम है। हाँ, उसे अपने दिमाग को बार बार शांत करना पड़ता था ताकि शरीर का नर्वस सिस्टम वापस उस अवस्था में आ सके जहां मरम्मत का काम हो सके। वर्तमान क्षण में रहने की कला का लगातार अभ्यास करना ही उसका मुख्य इलाज था। और ये सुनने में जब आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल रहा होगा। लेकिन इसके नतीजे हैरान करने वाले थे। क्या हुआ फिर? लगभग 10.5 हफ्तों के बाद वो व्यक्ति बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी धातु की रॉड के, सिर्फ अपने मन की शक्ति और वर्तमान में रहने के अभ्यास से अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। सच में? हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। रिसर्च पेपर्स में दर्ज की गई घटना है। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि शरीर दिमाग के निर्देशों को बिना किसी तर्क के मान लेता है। अगर दिमाग कह रहा है कि तनाव है तो शरीर हीलिंग को रोक देता है, और अगर दिमाग शांत है तो शरीर अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करके खुद की मरम्मत कर लेता है। अगर हम इस बात को थोड़ी और गहराई से समझें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा दिमाग सोच और असलियत में फर्क नहीं कर सकता तो क्या ये चीज हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हो रही है? मतलब सामान्य लोगों के साथ? हाँ, मतलब ज्यादातर लोग किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हुए हैं, लेकिन क्या हमारे रोजाना के विचार हमारे शरीर को इसी तरह बदल रहे हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्रक्रिया हर पल घटित हो रही है। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह ट्रैफिक में फंस जाता है और किसी दूसरे ड्राइवर से उसकी तीखी बहस हो जाती है, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, या फिर ऑफिस में किसी मीटिंग के दौरान उसे अपने बॉस से कुछ कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। घर आने के बाद जब वो व्यक्ति उस बहस या उस मीटिंग के बारे में बार बार सोचता है ना, तो शरीर फिर से वही हार्मोन रिलीज करता है। बिल्कुल, उसका शरीर रासायनिक रूप से ठीक वैसी ही प्रक्रिया देता है जैसे कि वो घटना सच में अभी घट रही हो। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो क्या कोई इंसान जानबूझकर दुखी रहना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि एक इंसान दिन में 50 से 100 बार उन्हीं पुरानी नकारात्मक भावनाओं को दोहराता है। अगर उस विचार से शरीर में तनाव पैदा हो रहा है तो लोग उस विचार को छोड़ क्यों नहीं देते? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई चेतन विकल्प यानी कॉन्शियस चॉइस नहीं है। अच्छा, तो क्या है? विज्ञान के नजरिए से देखें तो भावनाएं हमारे अतीत का एक रासायनिक रिकॉर्ड होती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया काम करती है। कैसे? हमारी कोशिकाओं के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार गुस्सा, निराशा या तनाव महसूस करता है तो उसका शरीर उन विशिष्ट रसायनों या पेप्टाइड्स का आदी हो जाता है। तो ये एक तरह की लत है? हाँ, एकदम। जैसे किसी को चाय या कॉफी की लत होती है, वैसे ही शरीर को तनाव के रसायनों की लत लग जाती है। इसे इमोशनल एडिक्शन या भावनाओं की लत कहा जाता है। शरीर उस रासायनिक माहौल का इतना आदी हो जाता है कि जब खून में उन रसायनों का स्तर गिरता है तो शरीर दिमाग को एक संकेत भेजता है। अरे वाह! शरीर दिमाग को बोलता है कि मुझे स्ट्रेस दो।
बिल्कुल। शरीर कहता है मुझे और गुस्सा चाहिए या मुझे और निराशा चाहिए। इसके बाद इंसान अवचेतन रूप से ऐसी परिस्थितियां और ऐसे लोगों को खोजना शुरू कर देता है जो उसे वही पुराना गुस्सा या निराशा महसूस करा सकें। ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, इंसान एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है जहां वो पहले कुछ सोचता है, फिर उसे महसूस करता है और फिर उसी भावना के प्रभाव में आकर फिर से वैसा ही सोचने लगता है। ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान अपनी ही बनाई हुई किसी जेल में कैद हो गया हो और उसे पता भी ना हो कि ताला उसी के पास है। सही कहा। सोचना, महसूस करना, फिर सोचना, ये एक अंतहीन लूप बन जाता है। और अगर हम इस रासायनिक लूप में फंसे हुए हैं तो इससे बाहर आना कैसे मुमकिन है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि किसी भी बड़े बदलावों की शुरुआत तब होती है जब बाहरी चीजें काम नहीं आती। जब बाहरी चीजें विफल हो जाती हैं, तब इंसान को मनोविज्ञान के एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है। वो क्या है? इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। मेटाकॉग्निशन। हाँ, मेटाकॉग्निशन का सीधा सा मतलब है अपनी ही सोच प्रक्रिया के बारे में सोचना, अपने ही विचारों को बाहर से देखना। मतलब कोई इंसान खुद को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखे, जैसे वो अपनी ही सोच का एक सीसीटीवी कैमरा बन गया हो। ये उदाहरण बहुत सटीक है। जब कोई इंसान इस बात पर नजर रखने लगता है कि अच्छा, अभी मेरे मन में ये नकारात्मक विचार आया या इस स्थिति में मेरे अंदर तनाव पैदा हो रहा है, तो वो उस ऑटोमेटिक प्रोसेस को रोक देता है। बिल्कुल, वो उस स्वचालित प्रोग्राम से खुद को अलग कर लेता है। जब वो अपने इस पुराने मानसिक प्रोग्राम को पहचान लेता है तो बदलाव की शुरुआत होती है। इसका एक बहुत ही स्पष्ट सूत्र है। कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे काम करता है और कैसा महसूस करता है, ये तीनों चीजें मिलकर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती हैं और उसका व्यक्तित्व ही उसकी व्यक्तिगत वास्तविकता का निर्माण करता है। तो अगर किसी को अपनी वास्तविकता बदलनी है तो उसे अपनी सोचने और महसूस करने की आदत को बदलना होगा। हाँ, इसी बात को साबित करने के लिए हमारी किताबों में एक और बहुत ही अद्भुत कहानी दी गई है। वो डिस्क वाली कहानी। हाँ, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिससे अपनी रीढ़ की हड्डी में डिस्क की एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। डॉक्टरों ने उससे तुरंत सर्जरी कराने की सलाह दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने सर्जरी की बजाय हीलिंग इमेजिनरी यानी ठीक होने की कल्पना का रास्ता चुना। कल्पना का विज्ञान अक्सर लोगों को भ्रमित करता है, लेकिन इस केस स्टडी में जो तरीका अपनाया गया वो सच में बहुत अनूठा था। हाँ, उसकी कल्पना का तरीका तो और भी अनोखा था। कैसे? वो व्यक्ति हर रात सोने से पहले ये कल्पना करता था कि उसकी जो खराब डिस्क है वो किसी गीली मिट्टी की तरह है, और फिर वो सोचता था कि मिकी माउस के हाथ बहुत धीरे धीरे और प्यार से उस खराब मिट्टी को हटा रहे हैं। मिकी माउस। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मतलब मिकी माउस ही क्यों? किसी बहुत बड़ी मेडिकल तकनीक, किसी लेजर बीम या किसी बहुत बड़े सर्जन की कल्पना भी तो कर सकता था। मिकी माउस जैसा कार्टून चरित्र क्यों चुना उसने? इसके पीछे ना अवचेतन मन का एक बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा है। हमारा जो अवचेतन मन है वो तर्कों या विश्लेषण की भाषा नहीं समझता। अच्छा। हाँ, वो ये नहीं समझता कि लेजर बीम तकनीकी रूप से ज्यादा सही है। अवचेतन मन सिर्फ तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझता है। ओके। उस व्यक्ति के लिए मिकी माउस एक बहुत ही सुरक्षित, सौम्य और चंचल प्रतीक था। इस प्रतीक के साथ उसका तार्किक दिमाग कोई बहस ही नहीं कर सकता था। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब उसका विश्लेषणात्मक दिमाग ये नहीं कह सकता था कि अरे मिकी माउस थोड़ी ना असली है, ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं कह सकता था, क्योंकि वो इतना मासूम प्रतीक था कि दिमाग ने बिना किसी रुकावट के उसे स्वीकार कर लिया। यही इसका मुख्य रहस्य था। उसने अपने शरीर को ठीक होने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और भावनात्मक रूप से सुरक्षित निर्देश दिया। जब दिमाग बहस नहीं करता तो शरीर के अंदर रसायनों का संतुलन बदलने लगता है। लगातार 45 दिनों तक इस प्रक्रिया का अभ्यास करने के बाद जब उस व्यक्ति का दोबारा एमआरआई किया गया ना, तो क्या हुआ? तो उसकी वो गंभीर समस्या पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। 45 दिनों में बिना सर्जरी के डिस्क की समस्या का गायब होना, ये मिकी माउस वाली कहानी सुनने में किसी जादू जैसी लगती है। हाँ, लगती तो है। कोई भी कह सकता है कि बस मिकी माउस के बारे में सोचो और बीमारी खत्म।
लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में तय किया था, हम इसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छा सोचने से कैसे हो गया? कोशिकाओं के स्तर पर आखिर क्या बदल रहा है? इस बदलाव को समझने के लिए हमें दो जैविक प्रक्रियाओं को समझना होगा। पहली प्रक्रिया है हृदय की सुसंगति, यानी हार्ट कोहेरेंस। हार्ट कोहेरेंस। हाँ, हमारे रिसर्च पेपर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन का जिक्र है, जब लोग जानबूझकर अपने अंदर कृतज्ञता, करुणा, प्रशंसा और प्रेम जैसी बहुत ही सकारात्मक भावनाएं महसूस करने का अभ्यास करते हैं, तो उनके शरीर में क्या होता है? क्या होता है? उस अध्ययन में लोगों के एक समूह को दिन में सिर्फ 3 बार 10 से 15 मिनट के लिए इन ऊंची भावनाओं को महसूस करने का अभ्यास करने को कहा गया। दिन में सिर्फ 3 बार? 10 से 15 मिनट? ये कोई बहुत ज्यादा समय तो नहीं है? समय ज्यादा नहीं था, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के अंदर उन लोगों के इम्यून सिस्टम में विशेष रूप से इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी IgA नाम के प्रोटीन में 50% की वृद्धि देखी गई। 50%? बाप रे। हाँ, IgA हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है और बाहरी वायरसों से लड़ता है। 50% की वृद्धि सिर्फ 3 दिनों में? लेकिन कृतज्ञता महसूस करने और इम्यून सिस्टम में प्रोटीन बनने के बीच का जैविक संबंध क्या है? मैं बताती हूँ। दिल से अच्छा महसूस करने से शरीर प्रोटीन कैसे बनाने लगता है? ये पूरा खेल नर्वस सिस्टम का है। जब कोई व्यक्ति कृतज्ञता या प्रेम महसूस करता है, तो उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में चला जाता है। ओके। इसे आराम और पाचन यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्थिति कहते हैं। दिल एक बहुत ही स्पष्ट संकेत दिमाग को भेजता है कि बाहरी माहौल पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है। जब शरीर को लगता है कि उसे किसी बाहरी संघर्ष या कठिन परिस्थिति से नहीं जूझना है, तो वो अपनी सारी संचित ऊर्जा को कोशिकाओं की मरम्मत, पाचन और IgA जैसे सुरक्षात्मक प्रोटीन बनाने में लगा देता है। मतलब शरीर का सारा फोकस बाहर से हटकर अंदर के सुधार पर आ जाता है। बिल्कुल सही। ये बहुत ही तार्किक लगता है। जब शरीर की ऊर्जा बाहरी तनाव से निपटने में खर्च नहीं हो रही, तो जाहिर है वो खुद की मरम्मत में लगेगी। तो ये तो हुआ पहला घटक, हृदय की सुसंगति। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया मस्तिष्क से जुड़ी है, जिसे मस्तिष्क की सुसंगति यानी ब्रेन कोहेरेंस कहा जाता है। ये कैसे काम करता है? जब कोई इंसान तनाव में होता है, तो उसका ध्यान बहुत सिकुड़ जाता है। वो सिर्फ अपनी समस्याओं पर, आसपास के लोगों पर या समय पर केंद्रित हो जाता है। हाँ, हम सबके साथ ऐसा होता है। उसका विश्लेषणात्मक मन लगातार बकबक करता रहता है। बदलाव लाने के लिए ना इस प्रक्रिया को उलटना पड़ता है। उलटना पड़ता है? हाँ, ध्यान को सिकोड़ने के बजाय ध्यान को फैलाना होता है। अभ्यास के दौरान व्यक्ति को किसी खाली जगह या शून्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैंने इसे समझने के लिए एक बहुत दिलचस्प एनालॉजी कहीं पढ़ी थी। क्या थी वो? अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, तो हमारा विश्लेषणात्मक मन एक सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जो हमेशा दिमाग के सर्वर रूम के बाहर खड़ा रहता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। वो हर विचार की जांच करता है। जब हम खाली जगह या शून्य पर ध्यान लगाते हैं, जहां विश्लेषण करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड बोर होकर सो जाता है। एग्जैक्टली। और एक बार जब वो गार्ड सो गया, तो हम सीधे अपने अवचेतन मन के उस गहरे सर्वर रूम में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ। वहां जाकर कोई इंसान अपने पुराने तनाव वाले सॉफ्टवेयर को हटाकर एक नया हीलिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है। क्या ये सही है? ये एनालॉजी इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को बहुत ही सरलता से समझा देती है। जब ध्यान शून्य पर होता है, तो विश्लेषणात्मक मन शांत हो जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो जब दिल पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा होता है और दिमाग पूरी तरह से शांत होता है, तब मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की तरंगें पैदा होने लगती हैं। हम किस तरह की तरंगों की बात कर रहे हैं? इन्हें हाई फ्रीक्वेंसी गामा ब्रेन वेव्स कहा जाता है। गामा ब्रेन वेव्स? हाँ, ये तरंगें तब पैदा होती हैं जब मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से एक साथ एक लय में काम करने लगते हैं। ये सुपर कॉन्शियसनेस या अति चेतना की अवस्था है। अच्छा। इस अवस्था में शरीर के अंदर बहुत ही गहरे और वास्तविक जैविक सुधार होते हैं। जीन के स्तर पर बदलाव आने लगते हैं, नए न्यूरल नेटवर्क बनने लगते हैं और शरीर अपनी पूरी जैविक क्षमता के साथ खुद को ठीक करने लगता है।
ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर ही दुनिया का सबसे उन्नत अस्पताल मौजूद है। बस हमें उस अस्पताल के दरवाजे की चाबी ढूंढनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस गहन अध्ययन को अगर हम समेटें तो हमने विज्ञान और मन के एक बहुत ही अद्भुत सफर को तय किया है। हमने शुरुआत की थी एक एथलीट की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी से, जहां हमने देखा कि कैसे तनाव के हार्मोन हीलिंग को रोकते हैं और कैसे वर्तमान में रहने से हड्डियां जुड़ सकती हैं। और उसके बाद हमने भावनाओं की लत के पीछे के रसायन विज्ञान को समझा। हाँ, वो इमोशनल एडिक्शन। बिल्कुल, कैसे हमारी कोशिकाएं उन नकारात्मक रसायनों की आदी हो जाती हैं और हमें उसी पुराने लूप में फंसाए रखती हैं। हमने ये भी जाना कि मेटाकॉग्निशन यानी अपने ही विचारों को देखने की कला उस लूप को तोड़ने की पहली सीढ़ी है। और फिर मिकी माउस की कहानी से हमने जाना कि अवचेतन मन तर्कों के बजाय प्रतीकों और सुरक्षित भावनाओं की भाषा समझता है। और अंत में हमने हृदय और मस्तिष्क की सुसंगति के विज्ञान को गहराई से समझा, जहां कृतज्ञता और शून्य पर ध्यान लगाने से शरीर में गामा ब्रेन वेव्स पैदा होती हैं और इम्यून सिस्टम की ताकत 50% तक बढ़ जाती है। हाँ, ये पूरी चर्चा ये साबित करती है कि हमारी सोच और हमारी भावनाएं कोई अमूर्त चीजें नहीं हैं। वे भौतिक रूप से हमारी हकीकत को गढ़ती हैं। इस पूरी यात्रा के बाद हमारे स्रोतों से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर चिंतन करना जरूरी है। वो क्या है? सोचिए, अगर कोई इंसान अपने भीतर से इतना संपूर्ण यानी होल महसूस करे कि उसे खुश होने के लिए या सुरक्षित महसूस करने के लिए बाहर की किसी भी चीज, किसी व्यक्ति या किसी खास परिस्थिति की जरूरत ही ना पड़े, तो उस इंसान की दुनिया कैसी दिखेगी? और उस पूर्णता तक पहुंचने की ये आंतरिक यात्रा, जहाँ शरीर और मन एक ही दिशा में काम कर रहे हों, किसी इंसान के जीवन जीने के पूरे तरीके को किस तरह से बदल सकती है? सच में ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल है। हम चाहेंगे कि हर कोई इस सवाल को अपने साथ ले जाए और इस पर गहराई से चिंतन करें कि कैसे हमारी आंतरिक दुनिया हमारी बाहरी वास्तविकता को एक नई दिशा दे सकती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस बेहतरीन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपने अंदर छिपे उस अद्भुत विज्ञान को पहचानते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।